तो मेरा थर्ड ईयर का रिजल्ट आ गया है, मैं काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हुई हूँ। सो हाय एवरीवन, इट्स शिवानी, आई एम फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो क्या आपका मन नहीं कर रहा कि कुछ महीने बाद आप भी किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से अपने एमबीबीएस कर रहे हो और कोई भी रिश्तेदार आपसे या फिर आपके घर वालों से पूछे कि बच्चा क्या कर रहा है, तो मुंह पे फेंक के जवाब मारो कि एमबीबीएस कर रहा है। बस ये जो लाइन है ना, ये इनफ है सबका मुंह बंद करने के लिए। ठीक है, तो है ना, अभी आपके पास पूरा 1 महीना, मैं कहूंगी उससे भी ज्यादा टाइम बाकी है। मतलब इम्प्रूवमेंट वाला टाइम तो बाकी ही है, तो फिर टेंशन किस चीज की लेनी है। तो अगर आपके मार्क्स 300, 350, 400, 500 जितने भी आ रहे हो, तो आप आराम से 650 तक इम्प्रूव कर सकते हो। देखो, वो लाइन तो सुनी होगी आपने कि फिर एक दिन अचानक से तुम्हारी बारी आएगी, तुम्हें वो सब मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। तो तुम्हें भी सब मिलेगा, लेकिन फ्री में सिर्फ तुम्हें अपने पापा की जायदाद मिल सकती है। उसके अलावा अगर तुम्हें 2 पैसे भी कमाने हैं ना जिंदगी में, तो उसके लिए तुम्हें काम करना पड़ेगा। देखो, सबसे जल्दी पैसा कौन कमाता है? एक भिखारी कमाता है, लेकिन उसके लिए भी तुम्हें जाके अपने हाथ फैलाने पड़ेंगे 2 रुपए के लिए भी। उसके बाद एक दिन में एक मजदूर कमाता है जो पूरे दिन मजदूरी करता है और शाम को उसको पैसे मिलते हैं। और एक तुम्हें देखो, तुम तो फिर भी डॉक्टर बनना चाहते हो, तो मुफ्त में कुछ नहीं मिलने वाला। तो देखो, एमबीबीएस के तो पैर है नहीं जो तुम्हारे पास चल के आएगी, तुम्हें खुद उसके पास चल के जाना पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि क्या मेरे मार्क्स अभी 300, 400 जितने भी आ रहे हैं, उससे 650 की इंप्रूवमेंट इस 1 महीने में हो सकती है या नहीं हो सकती। तो देखो, सबसे पहले है ना, तुम अपना स्टेटस चेक करो कि फिलहाल तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो, तुम्हें पता होना चाहिए। तो इसको सोचो और कमेंट्स में लिख के जाओ। ठीक है, तो एक बार देखो कि कितने चैप्टर्स तुमने कर रखे हैं और कितने चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें तुमने बहुत ही कम मेहनत कर रखी है। ठीक है, फिर सेकंड चीज आती है प्लानिंग। तो देखो, प्लानिंग में मैं तीनों सब्जेक्ट में एक ही चीज कहना चाहूंगी कि जो भी चैप्टर आपने ना कर रखा हो और आपको लग रहा है कि आपको वो खुद से पढ़ के समझ में नहीं आएगा, तो उसकी एक बार वन शॉट वीडियो जरूर देखना और उसके बाद अपना पीवाईक्यूज करो। तो अभी वो टाइम नहीं है कि आप एक चैप्टर के 150 क्वेश्चन करने लगो या फिर 3-3, 4-4 घंटे के लंबे लंबे लेक्चर्स देखो। एक बार अपना वन शॉट और पीवाईक्यूज करके उस चैप्टर को साइड करो कि मैंने पढ़ लिया है इसको। तो आपको तीनों सब्जेक्ट में ये चीज फॉलो करनी है। देखो, फिजिक्स में तो करनी है कि फिजिक्स हमें हार्ड पड़ती है थोड़ी सी। और देखो, केमिस्ट्री में अगर आपकी इनऑर्गेनिक थोड़ी ठीक सी है तो आप डायरेक्ट एनसीईआरटी को रेफर करो, और अगर ऑर्गेनिक की बेसिक्स क्लियर है तब भी आप एनसीईआरटी को रेफर करो। नहीं है तो वन शॉट वीडियो देखो। और जो फिजिकल है उसमें एनसीईआरटी नहीं पढ़ो, अपना कोई भी वन शॉट देख के उसके फॉर्मुलाज लिख के और जल्दी से अपने चैप्टर्स को खत्म करने की कोशिश करो। लेकिन एक और चीज बोलूंगी सेम तीनों सब्जेक्ट्स के लिए कि आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। अब देखो, उसके बाद टर्न आती है मॉक टेस्ट की। देखो, चाहे किसी ने कितना भी पढ़ रखा हो, लेकिन लास्ट का महीना हम लोग डेडिकेट रखते हैं मॉक टेस्ट के लिए। तो ये चीज है ना, सिर्फ यूं ही हाँ उलट नहीं बचा रखा है, ये चीज सच में जरूरी है। जी, आप 1-1.5 साल कितना भी पढ़ लो, मॉक टेस्ट नहीं दिया तो कोई फायदा नहीं है। देखो, लास्ट के टाइम पे है ना, 2 ही चीज जरूरी होती है। जिन बच्चों का सिलेबस हो रखा है, आपको अपना रिविजन करना है और मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो आपको गलतियां समझ में ही नहीं आने वाली। देखो, एग्जाम में जाके डायरेक्ट चीजों को फेस करोगे तो समझ लो कि वो आपका जो अटेम्प्ट है ना, वो सिर्फ सीखने में निकल गया। तो आपको सीखने वाली चीजें सारी घर बैठ के करनी है, उसके बाद प्रो बन के जाओ बिल्कुल। तो मॉक टेस्ट के लिए मैं हमेशा आपको एक ही बुक बताती हूँ, ओसवाल्स की। तो अभी उसकी है ना न्यू पैटर्न बेस्ड मॉक टेस्ट आया। मतलब अभी जो आपका पैटर्न है ना, जिसमें आपको चॉइसेस नहीं मिलती, तो उस नए वाले पैटर्न पे बेस्ड है आपके। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये आपका ओसवाल बुक से एनटीए नीट यूजी 10 न्यू पैटर्न विदाउट चॉइस मॉक टेस्ट पेपर। ये आपका नया वाला जो पैटर्न है जिसमें आपको चॉइस नहीं मिलेंगी, 180 क्वेश्चन मिलेंगे, ये उसके ऊपर बेस्ड है। तो ये आपको तीनों सब्जेक्ट्स के लिए मिल जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको नीट 2024 का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। इसमें ओएमआर शीट भी है और साथ में आंसर की। आंसर की में आपको चैप्टर नेम और चैप्टर में से कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है वो भी इसमें मेंशन है। फिर उसके बाद आपको मिलेगा इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन। देन उसके बाद आपको तीनों सब्जेक्ट बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, तीनों के आपके माइंड मैप्स और निमोनिक्स साथ में मिल जाएंगे। इसके बाद स्टार्ट होते हैं आपके मॉक टेस्ट पेपर, जो कि न्यू पैटर्न पे बेस्ड है कि आपके 180 क्वेश्चन होंगे। देन उसके बाद उसके आंसर की और उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन। जब भी आप मॉक टेस्ट को एनालाइज करते हो ना, तो उसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए, आपने वो सही किया हो गलत किया हो, हमेशा पढ़नी है। उससे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है आपको। तो ऐसे करके आपको इसमें अपने 10 मॉक टेस्ट पेपर मिल जाएंगे। तो मैं इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप चेक करना। अगर आपको लग रहा हो कि सिर्फ आप मॉक टेस्ट देख के सिलेक्शन ले लोगे तो नहीं होगा। अगर आपको लग रहा हो कि सिर्फ रिवीजन करके उस एनसीईआरटी को 15-20 बार पढ़ के अगर मैं सिलेक्शन ले लूंगा, तब भी नहीं हो सकता। ये दोनों चीजें आपको साथ साथ करनी ही पड़ेंगी। ऐसा भी नहीं करना कि पूरा दिन मैं अपना मॉक टेस्ट को डेडिकेट कर रहा हूँ। देखो, जिन बच्चे के 400, 450, 500, 550 इतने नंबर आ रहे हो कि हाँ आपने पढ़ा है पूरी साल, लेकिन कुछ गलतियां कर देते हो, तो उन बच्चों को क्या करना है कि आप ना वीक में अपना 2 मॉक टेस्ट दो। 2 मॉक टेस्ट देने के बाद वीक के जितने भी दिन बचे हैं उसमें आप अपना रिवीजन पे ध्यान रखो। और जिस दिन मॉक टेस्ट देते हो ना, तो उस दिन आपको 3 घंटा मॉक टेस्ट दे दिया आपने, कम से कम 2 घंटा उस मॉक टेस्ट को एनालाइज करने में लगाओ। तो बाकी जितने भी घंटे बचते हैं ना, उसमें आप अपना चैप्टर्स को डिवाइड कर लो। देखो, आपको एटलीस्ट है ना इस टाइम पे 14 घंटे प्लस पढ़ना ही चाहिए, वो भी इफेक्टिव वाला। ऐसा नहीं करना कि 14 घंटे आप बुक लेके बैठे हो, लेकिन उसमें से 4-5 घंटे ही आपका दिमाग पढ़ाई में है, अदरवाइज नहीं। और 14 घंटे आपके स्टडी के तभी निकल पाएंगे जब आप कम से कम 15, 16, 17 घंटे जब बैठोगे, तब उसमें से आपके 13-14 घंटे जो है वो बिल्कुल फुल कंसंट्रेशन आपके निकल के आएंगे। देखो, इस टाइम पे सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं, वो सोचते हैं कि हम है ना
अपनी नींद थोड़ी रोक लेते हैं, 1 महीने बाद सो लेंगे आराम से। देखो ऐसी चीजें काम नहीं करती हैं। अगर आप रात को जैसे 4 घंटे 5 घंटे सोए हो तो आपने अपने कितने घंटे बचाए हैं? आपने मुश्किल से 2 घंटे एक्स्ट्रा बचाए होंगे पढ़ने के लिए, लेकिन उस 2 घंटे के चक्कर में आपने पूरी दिन की अपनी ऐसी कर दी है, क्योंकि उस टाइम पे आप पढ़ ही नहीं सकते। जब आपकी नींद कंप्लीट होगी ना, उसी के बाद बच्चा अच्छे से पढ़ सकता है। देखो मैं ना रात में कम से कम 5 5.5 6 घंटे सोती ही सोती थी, और वो इतना भी तब हो पाया जब मेरे अंदर बहुत ज्यादा मोटिवेशन था। अगर आप मुझे अब देखोगे तो मैं 8 9 घंटे से पहले उठ ही नहीं सकती। मैं कहूंगी कि एटलीस्ट आपकी 6 घंटे की 6.5 घंटे की नींद तो होनी चाहिए, तब जाके आप जो अपना 14 घंटे पढ़ोगे वो फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ोगे। और जब भी पढ़ते हो हमेशा ब्रेक्स लेके पढ़ो, चाहे नीट के पहले दिन पढ़ रहे हो तब भी ब्रेक्स लेके पढ़ना ही पढ़ना है। कोई फायदा नहीं है कि जबरदस्ती बुक लेके बैठे हो और सारी चीजें ऊपर जाने लग रही है। उससे अच्छा तो अगर आप 5 मिनट का ब्रेक लेके अपने मम्मी से, पापा से, भाई से, किसी से भी बात करते हो, कुछ भी हो, वो एक्टिविटी कर लो 5 मिनट के लिए, उसके बाद आके अपना बैठ जाओ। वो 5 मिनट आपने वेस्ट नहीं किए हैं। उस 5 मिनट के बाद आप जो 2 2.5 घंटे लगातार पढ़ने वाले हो ना, वो एफिशिएंसी, वो चीज मैटर करती है। अदरवाइज वो 5 मिनट बचाने के चक्कर में पता नहीं आप कितने घंटे यूं ही निकाल दोगे। देखो जिंदगी है ना बहुत छोटी एक्सक्यूजेस के लिए, तो हमें रोना धोना बिल्कुल नहीं करना है। हर किसी के पास वही 24 घंटे हैं, उसी में पढ़ के बच्चे सिलेक्शन लेने वाले हैं और उसी में ही ना पढ़ के बच्चे अपना ड्रॉप लेने वाले हैं। लास्ट के महीने में जो सीरियस रहेगा उसका सिलेक्शन होगा, और चाहे आपने 2 3 साल कितनी मेहनत कर ली हो, अगर लास्ट के महीने में सीरियस नहीं हो तो फिर कुछ नहीं होने वाला। चाहे आपने 10 पेज पढ़े हो, लेकिन अगर रिवीजन नहीं किया, अगर वो चीज फिलहाल याद नहीं है तो वो एग्जाम में भी याद नहीं आने वाली। बल्कि वहां जाके तो जो चीजें आपको फिलहाल याद है ना, वो भी याद नहीं आने वाली, क्योंकि वहां पे इतना प्रेशर आपका हो जाता है। जब नीट के एग्जाम में जाके आजू बाजू बच्चों को देखोगे ना, तो दिमाग हिल जाएगा आपका। तब आपको रियलाइज होगा कि आप जो 1 1.5 साल से किस चीज की तैयारी कर रहे हो। तो वो चीज है ना, अभी फील करने की कोशिश करो। थोड़ा सीरियस हो जाओ यार, थोड़ा सीरियस हो जाओगे ना तो कहीं नहीं जाने वाला आपका सिलेक्शन। और अगर इस महीने में अगर आप सीरियस नहीं रहोगे तो आपकी जितने भी दिन की मेहनत है ना, समझ लो सब पे पानी फेर दिया आपने। देखो मैं नहीं चाहती कि नीट का एग्जाम देने के बाद घर आके आप जब मार्क्स टोटल करो तब ये सोचो कि काश थोड़ा सा और पढ़ लेता। और जब वो 1 2 दिन बाद जब आप देखने लगते हो ना कि अब मैं जिंदगी में क्या करूं, जब आपके घर वाले आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि बेटा अब क्या करना है, तो वो क्वेश्चन है यहाँ दिल पे लगता है बिल्कुल, कि घर वालों ने इतनी अच्छी कोचिंग दिलाई, सब दिया जो दे सकते थे, अपनी औकात से बढ़ के हमें चीजें दी, और फिर भी हम नहीं कर पा रहे सिर्फ अपनी लापरवाही की वजह से। तो ये चीजें ना सच में फील होती है, और ये चीज आप शायद अभी फील ना कर रहे हो, लेकिन एक बार जब ठोकर लगेगी ना आपको, उसके बाद बहुत अच्छे से फील हो जाएगी। तो मैं चाह रही हूँ कि ठोकर लगने का वेट क्यों करना है, फिलहाल वो चीज फील कर लो ताकि वो नौबत ही ना आए आपको जिंदगी में। तो यार आलतू फालतू की 1000 चीजें होती हैं, सबकी जिंदगी में होती हैं। जो बच्चा टॉपर होगा ना, जो फिलहाल दिन रात एक कर रहा है, आपको क्या लगता है कि उसकी लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं होगा? उसकी लाइफ में भी इंटरेस्टिंग है, आपकी लाइफ में इंटरेस्टिंग है। बस डिफरेंस इतना है कि उसने वो इंटरेस्टिंग चीजें छोड़ के अपने आप को फोकस किया कि फिलहाल मैं अपना जो टाइम है वो जिंदगी बनाने में लगाऊंगा, ना कि बिगाड़ने में। और एक आप जिसने फिलहाल का जो टाइम है वो अपना ऐश मारने के लिए चूज किया है, तो जिंदगी में आगे जाके फ्यूचर में ना आपके पास वो ऐश बचने वाली है, और ना फिर आपके पास अपना फ्यूचर जो बनाने का जो वक्त है ना वो भी निकल जाने वाला है। तो कहीं के भी नहीं रहने वाले। मैं यही चाहूंगी कि कमेंट्स में आप लोग मुझे प्रॉमिस करके जाओ कि मैं ये 1 महीना अपना जिंदगी बनाने में लगाऊंगा, ना कि बिगाड़ने में, ठीक है? तो बाकी कोई भी दुख दर्द पीड़ा हो मुझे कमेंट्स में बता के जाना। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि स्टार्टिंग के 1 घंटे में जितने भी आपके कमेंट्स आएंगे मैं सबका रिप्लाई करूँ, ठीक है? तो बेस्ट ऑफ लक प्रिपरेशन, और बाय बाय।